हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में गति के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने एक पार्ट इसका बनाया था। चलते हैं अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टेड बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाई द इक्वेशन y बराबर x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट शैल बी। यानी कि इक्वेशन दे रखा है, इसमें इसकी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना है। चलते हैं इसे जो है देखते हैं। देखिए, इस तरह से इसका हमने सॉल्यूशन किया है, आपको समझाएंगे इसमें अच्छी तरह से। ये जो है समीकरण दे रखा है आपको, y बराबर x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। इसकी तुलना हमें करनी है समीकरण से, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ तो ये पार्ट बराबर है ये इधर। अब बात आती है, यहाँ x है, यहाँ एक्स टेन थीटा है, तो यहाँ केवल x में एक का गुणा कर दिया जाए यहाँ पे इस जगह पे, तो वो टेन थीटा के बराबर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ टेन थीटा की वैल्यू एक होगी तब ये पूरा मान x बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर x है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू एक हो गई। अब एक है तो टेन 45 की वैल्यू एक होती है, तो थीटा की वैल्यू 45 अंश निकल आई। अब यहाँ तुलना करेंगे इसकी हम, 1/2 की जगह एक बट्टे ये देखिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर को यहाँ से छोड़ दीजिए और यहाँ से एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, बाद बाकी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 1/2 बराबर यहाँ बचा g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर। इसे हम हल करेंगे और थीटा की वैल्यू हम 45 अंश रख देंगे। तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसका इसमें किया और इसका इसमें किया, तो ये आपका बना 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2g। अब यहाँ u स्क्वायर हमने अलग रख लिया है, बाद बाकी कॉस स्क्वायर और 2 इसके नीचे रख दिए हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर लगा दे ऊपर स्क्वायर लगा दी, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे जब √2 का तो 2 बनेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2g बचेगा। तो u स्क्वायर बराबर 2g हो गया। वर्गमूल लेंगे तो आपका u बराबर अंडर के अंदर 2g बन जाएगा। अब हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू, उसका फॉर्मूला 2u साइन थीटा बटे g होता है। तो u की वैल्यू हमने अभी निकाली थी अंडर के अंदर 2g, वो हमने 2g यहाँ लगा दिया, और साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, वो हमने यहाँ लगा दी। अब हम हल करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब हम इस √2 से ये √2 तो कट जाएगा, ये तो आप समझ रहे होंगे, ये वाला 2। अब 2 बचा ऊपर, तो ऊपर हमने 2 लिख दिया, √g बची ऊपर और नीचे g बची, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे √g बचेगी। तो ये आपका सॉल्व होकर आ गया t बराबर 2/√g। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका आंसर जो आया वो आ गया आपका 2/√g। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहे हैं किसी 3h ऊंचाई के टावर से कोई वस्तु गिराई जाती है, समान ऊंचाइयों को पार करने में लगे समयों का अनुपात t1 t2 t3 है, तो इनका रेशियो इसमें से किसके बराबर होगा। चलती हैं इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें एक मैंने डायग्राम बनाया है, उसे समझ लें आप। देखिए, एक जो है टोटल ऊंचाई इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की 3h है, और 3 बराबर भाग कर दिए हमने इसके, एक h ये, दूसरी h ये, तीसरी h ये 3 ऊंचाई हमने अलग अलग कर दी, h h h। क्वेश्चन में दे रखा था 3h ऊंचाई है उसकी, और बराबर उनके ऊंचाइयों को पार करने में लगा समय उन्होंने दिया है t1 t2 t3।
यानी कि एच एच एच, 3H पूरा हो गया। इन एच की जितनी ऊंचाई दे रखी है उसको उन्होंने तय करने में लिया गया समय हमने ले लिया है T1, यहाँ T2, यहाँ T3। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि सबसे पहले जब ऊपर से कोई वस्तु गिराई जा रही है, 3H ऊंचाई से जब कोई वस्तु गिराई जाएगी तो प्रारंभिक वेग उसका 0 रहेगा। गिरा रहे हैं वहाँ से तो u बराबर 0। अब वो गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन काम करेगी तो उसके अनुसार उसका वेग परिवर्तन होता रहेगा। तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि जब वो h ऊंचाई तय कर लेता है तो उसका वेग v हो जाता है। अगले h ऊंचाई तय करने में उसका वेग v1 हो जाता है। फिर एक और h ऊंचाई तय करनी है उसे तो उसमें उसका अंतिम वेग v2 हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा कोडिंग कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इधर से। अब हम ले रहे हैं बिंदु A से लेकर के B तक की गति के लिए लेंगे। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है और चली तय की गई ऊंचाई जो है h है और लिया गया समय t है। वो अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, जिसका मान u का मान 0 है और v की वैल्यू हमें निकालनी है और समय निकालना है। इसका दोनों चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समय निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ये ध्यान रखें, गति जब ऊपर से नीचे की ओर होती है तो यहाँ ये प्लस का चिन्ह रहता है, और जब ये गति नीचे से ऊपर की ओर हो ऐसे तब ये यहाँ माइनस लग जाता है। बस इतना अंतर होता है इसमें, क्योंकि जी जो है विपरीत दिशा में काम करता है। तो यहाँ इतना समझ में आ गया होगा आपके कि हमने h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से इसमें u की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। लेकिन t हमारी t1 है तो यहाँ हमने t की जगह पे t1 लगा दिया है। h की जगह पे h है तो h यहीं रहेगा। अब आप यहाँ समझिए कि हमें जो है 2 बट्टे में है, इधर लाएंगे तो ये 2h हो जाएगी और g गुणा में है तो g बट्टे में पहुंच गई और वर्ग है तो अनुरूढ़ का चिन्ह लग गया। कुल मिला के इसे जब सॉल्व करेंगे T1 निकालेंगे तो ये निकल आएगा। अब हम ले रहे हैं इसमें प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v में एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। तो यहाँ हम u की वैल्यू 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ 0 है और v स्क्वायर है, ये इधर जाके अनुरूढ़ लग जाएगा इसका बस। तो v बराबर अनुरूढ़ के अंदर 2gh बचेगा। अब ये v की वैल्यू निकल आई। इससे आप अब रखेंगे फॉर्मूला में एक जो यही वाला है ना ऊपर वाला, ये वाला, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, और ये गति लग जाएगी कौन सी, b से लेके हम c के बीच में चलेंगे। अब तो इसके लिए जब चलेंगे तो ये v जो है प्रारंभिक वेग u का काम करेगा और v1 का काम जो करेगा अंतिम वेग v का काम करेगा। तो यहाँ देखेंगे h बराबर यू टी, u का मतलब प्रारंभिक वेग, तो b से लेके c तक की जो आपकी वो है, b से लेकर के c तक की जो गति है उसमें प्रारंभिक वेग क्या है, v। तो हमने v की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पे अनुरूढ़ के अंदर 2gh, तो हमने 2gh यहाँ लगा दी। और t कितना है ये दूसरी गति में t2, तो यहाँ t2 लग गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह हमने t2 कर दिया क्योंकि हमारी द्वितीय गति में t2 टाइम है। इतना समझने के बाद आप जब यहाँ फिर देखेंगे हम जब इसे हल करते हैं t2 के लिए हल करते हैं, आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में कि एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। थोड़ा छोटा रह गया, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण को जब हल करते हैं x के लिए तो एक सीधाचार्य फॉर्मूला होता है जिससे हम x की वैल्यू निकालते हैं माइनस की b प्लस माइनस अनुरूढ़ के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इसके बट्टे में होता है 2a। जब इससे ये हल करेंगे इसको तो आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी t की, यानी कि t2 की। ठीक है।
तो देखें एक बार कैसे हल करना है, वो आपको इसी फॉर्मूले से करना है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया, T2 को हल करेंगे तो आपके T2 की वैल्यू इतनी निकल आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी के लिए हम चलते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2GH से। तो यहाँ अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो u का काम कर रही थी, ये v का काम कर रही थी। तो v की जगह पे हम v1 रखेंगे। देखिए हमने रखा ना, v की जगह पे v1 रख दिया यहाँ पे, और u की जगह पे काम कर रहा है आपका v, तो यहाँ v रख दिया। 2GH, h सेम है इसलिए यहीं की त्यों रहेगी ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें। अब बात देखेंगे यहाँ पर कि v की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर हमने जो निकाली थी v, अंडर के अंदर 2GH वर्क कर देंगे क्योंकि यहाँ v स्क्वायर की जरूरत है, तो 2GH बनेगी। तो ये 2GH हो गई, 2GH ये है, 2 और 2 कितनी होगी, 4GH। v1 की वैल्यू अंडर लग गया क्योंकि यहाँ से स्क्वायर उठाया हमने, दूसरे पक्ष में ले गए उसे। अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ठीक है, वो भी गति c से लेके d तक की गति के लिए, c से लेकर के d तक की गति के लिए। तो यहाँ पे u काम करेगा v1 और t काम करेगा t3। दो आपको रिप्लेस करने हैं, तो करेंगे इसे कैसे करना है। भाई स्लाइड नहीं हो पा रहा है, चलिए ऐसे देख ले रहे हैं, देखा तो देखा। इसमें देखेंगे आप h बराबर v1 t3, यानी कि u की वैल्यू v1 हो गई और t की जगह t3 हो गया यहाँ पे ये वाला, और हाफ जी टी स्क्वेयर, तो इसमें t की जगह t3 कर दिया केवल, है ना। अब इसे हल करेंगे जब, इसमें v1 की वैल्यू लगा दी इन्होंने, और इसे फिर हल करेंगे हम t3 के लिए। ये दो जगह है, एक में एक घात है, एक में दो घात है, वही द्विघात समीकरण माना जाएगा। सीधा चार से इसे हल करेंगे तो आपकी t3 की वैल्यू निकल आएगी अंडर के अंदर 2h/g, और ब्रैकेट में अंडर के अंदर 3 माइनस अंडर के अंदर 2। अब आप इनको t1 की वैल्यू यहाँ है, t2 की वैल्यू ये रही और t3 की वैल्यू ये रही, तीनों में अनुपात निकालना है आपको। क्या निकालना है, अनुपात। तो ये अंडर के अंदर जो संख्या है वो सेम है तीनों में, वो हट जाएगी, बचेगी यहाँ पे एक, यहाँ अंडर के अंदर बच रहा है 2 माइनस 1, यहाँ ये बची संख्या। यानी कि तीनों का जो अनुपात है वो आपको मिलेगा 1 अनुपात अंडर के अंदर 2 माइनस 1 अनुपात अंडर 3 माइनस अंडर 2, ये रेशियो इनका निकल आएगा। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें जो इसका बन रहा होगा ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही आ रहा है, यहाँ आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है, एक गेंद को जिसकी गतिज ऊर्जा E है 36 से 45 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर फेंका जाता है, इसकी अपनी उड़ान के दौरान अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा होगी। चलिए इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। देखिए इसके लिए हमने सॉल्यूशन कर रखा है, यहाँ ये रहा कि ये जो प्रक्षेपण टाइम पे इसकी जो है एंगल वो 45 दे रखी है, और यहाँ इसकी गति ऊर्जा दे रखी है उन्होंने E। बस दो चीज़ दे रखी है, एक तो इसकी गति ऊर्जा बिंदु ए पर दे रखी है, और इसका प्रक्षेपण कोण दिया 45 अंश। तो आप ये समझिए कि गति के दौरान जो अधिकतम ऊंचाई है वहाँ पे इन्होंने इसकी काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा पूछी है, वो निकालनी है आपको। तो अब ये समझिए आप कि माना ये प्रारंभ में इसका वेग v है, क्या है, v। तो इस समय वेग v पर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी वो निकाल लेते हैं। वो E के बराबर उन्होंने दी है, वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। गति ऊर्जा E बराबर 1/2 mv स्क्वायर होती है। तो ये हमने यहाँ पर समीकरण 1 बना दिया यहाँ पर। अब इसके बाद
जब यह बिंदु बी पर पहुंच जाता है तो इसका वेग बी पर वेग क्या होगा, सबसे मेन चीज है इसका वेग कैसे निकालें, और फिर यहाँ पे हम गति ऊर्जा निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एकदम इस तरह से गति का कोई होती है, इसके सबसे टॉप शीर्ष पे जो वेग होता है वो हमेशा उसमें केवल आपका क्षैतिज वेग होता है, और ऊर्ध्व वेग तो उसका जीरो हो जाता है, ऊर्ध्व वेग जीरो रहता है। तो यहाँ केवल क्षैतिज वेग ही रहेगा, हमें क्षैतिज वेग निकाल लेंगे इसका तो काम चल जाएगा। और एक चीज हम आपको और बता देते हैं कि इसमें जो प्रक्षेप्य गति होती है उसमें क्षैतिज वेग कांस्टेंट रहता है। क्षैतिज वेग जो ये बिंदु ए पे होगा वही बी पे होगा, वही आगे जाके यहाँ पर होगा। तो आप पहले यहीं पर क्षैतिज वेग निकालें इसका, क्योंकि यहाँ एंगल 45 अंश का दे रखा है, तो क्षैतिज घटक इसका वेग का v cos 45 हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक v sin 45 होगा। जो भी चेंजिंग आती है प्रक्षेप्य गति में इसमें, वो केवल इसमें ही वेग में परिवर्तन होगा, ये वेग आपका कांस्टेंट रहता है। तो अब ये वेग बी पे यही वेग होगा, तो आप इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है बी पर गति ऊर्जा के लिए के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी वी की वैल्यू कितनी हो गई, वी कॉस 45 हो गई, यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो आप इसे देख रहे होंगे, ये स्क्वायर उठा के हमने लगा दिया पहले वी पर, तो ये हमने 1/2 एम वी स्क्वायर अलग कर लिया, और कॉस स्क्वायर 45 हमने अलग कर दिया। तो ये तो वैल्यू आप देख रहे हो समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पे ये सेम है दोनों, इसकी जगह हमने ई लगा दिया यहाँ पर, तो बन गया ई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर लगा होने के कारण वो अंडर हट गया है, तो आपकी जो बन गई संख्या वो ई के बराबर E/2 बना। तो आप E/2 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न में कहा है h ऊंचाई वाली एक चट्टान से एक कण क्षैतिज दिशा में 2gh वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ये क्षैतिज वेग है देखिए, और प्रक्षेपण के समय उसके पथ को वक्रता त्रिज्या का मान होगा। यानी कि ये प्रश्न देखिए 2 बार आया है पीसीएस प्री में, एक 2005 में आया है और एक ये वाला प्रश्न देखेंगे तो आपका 2003 में आया है। सेम प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है। तो लेकिन इसमें यही अंतर है कि इसमें एक में ऑप्शन दे रखा है आपका एच सही दे रखा है, इस वाले में क्वेश्चन नंबर जो आपका जो इसमें 2005 में आया इसमें इसका आंसर एच आया है। और अगला जो प्रश्न है आपका जो 2003 में पूछा गया था, इसमें इसका 2H है। इसमें है कुछ नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें पूछने का जो तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है। इसने कहा प्रक्षेपण के समय, प्रक्षेपण के समय आपको बताना है कि उसका जो है वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा। अब मान लीजिए कोई h ऊंचाई वाली चट्टान ये है, यहाँ पे ये h ऊंचाई इसकी चट्टान हो गई, यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है क्षैतिज वेग से 2gh से, तो जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी, यहाँ पे जो इसका वेग है वो अनुड के अंदर 2gh होगा। अब इस वेग से हमने ऐसे फेंक दिया, तो फेंकते समय यहाँ से वक्रता त्रिज्या नापेगी, तो इसको और इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी यहाँ तक की ये वाली आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जो कि h के बराबर है। तो ऑप्शन आपका एच सही हो जाएगा। और यदि ये कहे कि प्रक्षेपण के बाद जमीन पर टकराती है, वहां आने के बाद इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो वो इसके क्षैतिज परास के बराबर होती है। तो जिस तरह से प्रश्न पूछे आपको उस तरह से आप आंसर देंगे। तो यहाँ क्षैतिज परास कैसे निकालते हैं मैं आपको उसे बताने जाऊंगा। ठीक, देखिए यहाँ h ऊंचाई पर इसको यहाँ से क्षैतिज वेग अंडर के अंदर 2gh से हमने प्रक्षेपित किया है, और यहाँ ऊर्ध्व घटक इसका u बराबर 0 रहेगा, क्योंकि इसमें क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्व घटक इसमें नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर गति के जो नियम से हम देखेंगे h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से u की वैल्यू 0 होने से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ t की वैल्यू इससे निकाली हमने, तो अंडर के अंदर 2h/g बचेगा, ये वाली संख्या, ये आपकी t बची। और क्षैतिज परास निकालेंगे तो क्षैतिज वेग गुणा समय होना चाहिए। क्षैतिज वेग हमारा कितना है ये दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, और समय हमने निकाल लिया ये
इन दोनों को जब हल करते हैं, वेग की वैल्यू ये हो गई और समय की वैल्यू ये हो गई। देखिए g से g कट गया, अब 2h यहाँ पे भी है, 2h यहाँ पे भी है, अंडर के अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अंडर के बाहर निकालेंगे तो 2h बन जाएगा। इसका क्षैतिज परास निकल आया, ये क्षैतिज परास निकल आया, ये वाली r की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज, ये आपकी 2h हो गई। वैसे मेरे अनुसार इस क्वेश्चन को जब पूछता है वो इस पर्पज से पूछता है कि इसकी रेंज क्या है, रेंज न कह करके आपको बोलता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है। ये प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछने के लिए उन्होंने आपके लिए दिया गया है, इसलिए आप यहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या पूछे तो ये वाला जो है आपको बताना है, ठीक है। ये रेंज निकलवाने के संबंध में उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा आपको। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर मैथ विद घमंडी लाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।